नमस्कार दोस्तों। शेपिंग द नेशन के नए एपिसोड में मैं डॉक्टर मनीष मित्तल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज के द्वारा हम भारत के उस इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में कम ही कहा या सुना गया है, यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, द हिस्ट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं, उसे 20th सेंचुरी की महानतम पर्सनालिटीज में गिना जाता है। इज काउंटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन 20th सेंचुरी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा यानी नॉन वायलेंस और टॉलरेंस के प्रिंसिपल्स पे गुजार दी। लेकिन ये आयरनी नहीं है कि उनकी हत्या अंततः नॉन टॉलरेंट तत्वों के द्वारा वायलेंट तरीके से की गई। उनकी हत्या गोली मार कर की गई। आप मेरा इशारा शायद समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में दुनिया आज भी विश्वास करने में ना असम्मत है कि इस तरह का व्यक्ति इस दुनिया पर कभी रहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके जिसके बारे में कहा था कि हर मास का ऐसा इंसान कभी इस दुनिया पे रहा था, इसके बारे में आने वाली पीढ़ी में शायद ही विश्वास कर पाएंगे। तो क्यों हुई महात्मा गांधी की हत्या और कैसे हुई महात्मा गांधी की हत्या, यही हमारा आज के एपिसोड का सार है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए एवं मेरे वीडियोस को लाइक्स एवं शेयर कीजिए। आपके लाइक्स एवं शेयर से मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं इस तरह के वीडियो और बनाता रहूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना वक्त गवाए हम आज का एपिसोड शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है असैसिनेशन ऑफ गांधी, यानी गांधी की हत्या। मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी लालन पालन एवं शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में ही हुई शुरुआती। उनके पिता स्टेट के दीवान थे, इसलिए वे अपर मिडिल क्लास को बिलोंग। वे बाद में इंग्लैंड गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए और बैरिस्टर बन के भारत आए। जब भारत में उनकी वकालत कुछ खास नहीं चली तो वे साउथ अफ्रीका चली। साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहली बार नस्ल भेद की नीतियों को अपने आंखों से देखा। जब उन्हें केन से उतार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वे ब्राउन थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की सोची। इनका आंदोलन बहुत सक्सेसफुल रहा और धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर बढ़ने लगी। 1915 और 14 के आसपास वे भारत वापस आए और अपनी जो उन्होंने नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट साउथ अफ्रीका में चलाई थी, जिसके कारण उन्हें इतनी प्रसिद्धि थी, वही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनाने की सोची। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शामिल किया और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई। 1942 में उन्होंने डू और डाई का नारा दिया और करो या मरो की नीति पर अपना आंदोलन चलाए।
उनका करिश्मा कुछ ऐसा था कि सारा भारत उनके साथ जुड़ा हुआ था। उनकी एक आवाज़ पर सारा भारत अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार। 1947 में जब भारत को आज़ादी अंततः मिलने वाली थी, तब उन्होंने इसके पार्टीशन का विरोध किया था। और जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो उन्होंने फास्ट भी किया था, यानी उपवास किया था, ताकि भारत अखंड रहे और हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे वे थम जाए। उनके फास्ट का असर भी हुआ और बंगाल में दंगे थम गए। हालांकि पंजाब में ये दंगे चालू। जब प्रधानमंत्री पद की बात आई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे किसी भी पद को नहीं स्वीकारेंगे और सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे। इसलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनाने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ। खैर, वो सब कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं जिनसे हम इस एपिसोड में दूर भी रहेंगे। जब 1948 आया तब तक वे एक सन्यासी का जीवन जी रहे थे। वे उस समय दिल्ली में थे और रोज सर्वधर्म प्रवचन का आयोजन करते, सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करते, जिसमें वे सभी धर्मों के जुड़े लोगों के साथ प्रार्थना करते थे। ये प्रार्थना उनके बेला हाउस जहाँ पे वे रह रहे थे वहाँ पे होती थी और इसमें सैकड़ों लोग रोज उपस्थित होते थे। 30 जनवरी 1948 को भी ऐसा ही एक दिन था, लेकिन जिसे क्या मालूम था कि उस दिन क्या होने वाला है। उस दिन जब गांधी जी अपने प्रार्थना स्थल की तरफ बढ़ रहे थे तो उनका रास्ता एक अनजान शख्स ने रुका और उसने उनके पास पॉइंट ब्लैंक 3 गोलियां चला दी इनके ऊपर, जो कि महात्मा गांधी के सीने एवं पेट पर लगी। इन गोलियों के निशाने से वे बच नहीं पाए और उसी समय जमीन पर गिर गए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि इनका लास्ट वर्ड्स ए राम, और उसके बाद उन्हें वापस उनके कमरे में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दी। महात्मा गांधी पे चलाने वाले गोली चलाने वाला शख्स के बाद में पहचान हुई नाथूराम गोडसे थे। कौन था नाथूराम गोडसे और क्यों उसने महात्मा गांधी पर गोली चलाई, ये हम जानते इस नेक्स्ट पार्ट। नाथूराम गोडसे का जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम नाथूराम गोडसे नहीं बल्कि रामचंद्र था। नाथूराम गोडसे नाथूराम उन्हें नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि बचपन में उनके माता पिता को यह डर था कि उनके अन्य बच्चों की तरह ये बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, तो उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए उनकी नाक में एक नथ पहनाई गई थी, जिसके कारण उनका नाम नाथूराम बढ़ गया था और यही नाम उनका आगे चलकर फेमस भी हुआ। नाथूराम गोडसे की आरंभिक पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में ही रही थी और उसके बाद वे सांगली महाराष्ट्र में चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को ज्वाइन किया। वे बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के पक्षधर थे और उन्हें गांधी की कई नीतियों से परहेज था, लेकिन फिर भी वे गांधी के भक्त बने रहे और इन्होंने कई गांधी आंदोलन में पहुंचे। जब 1947 में भारत की आज़ादी हुई तो भारत का पार्टीशन हुआ। राष्ट्रीय सेवक संघ एवं नाथूराम गोडसे इसके लिए कुछ हद तक गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते थे। उनका ये मानना था कि अगर गांधी चाहते तो पार्टीशन को रोका जा सकता था, लेकिन गांधी जी ने अपना जो प्रण था उसे तोड़ दिया। जिससे एक समय उन्होंने ये कहा था कि पार्टीशन उनके शव पर होगा, लेकिन बाद में उन्होंने समझौता किया और पार्टीशन के लिए राजी तो नहीं हुए, पर इन्होंने उसका विरोध भी ही किया। यह सब देखकर नाथूराम गोडसे के प्रति गांधी के प्रति अवज्ञा का भाव पैदा हुआ।
जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, तब गांधी जी ने ये कहा था कि हिंदुओं को टॉलरेंट बनना चाहिए और मुसलमान भाइयों की तरफ भाईचारे से साथ रहना चाहिए। नाथुराम गोडसे का ये कहना था कि जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब एक हिंदू द्वारा मुसलमानों का पक्ष लेना इन्हें गवारा नहीं था। खैर, जब 1948 आया, तब भारत को पाकिस्तान के आज़ादी के समझौते के हिसाब से 75 करोड़ रुपए देने थे। ये 75 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए भारत पहले ही पाकिस्तान को दे चुका था और 55 करोड़ रुपए अभी देना बाकी थे। इसी बीच भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, कश्मीर, और यह देखकर भारत ने जो 55 करोड़ की किस्त थी उसे रोक लिया। तर्क ये दिया गया था कि पाकिस्तान इसका उपयोग आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने के लिए करेगा और इनका इस्तेमाल वह भारत के खिलाफ ही करेगा, इसलिए इस तरह की किसी भी किस्त को देना भारत के हित में नहीं होगा। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस तरह के गवर्नर जनरल डॉक्टर राजा गोपालाचारी सभी इसी बात से सहमत थे और इसलिए भारत पाकिस्तान की बार बार रिक्वेस्ट के बाद ही भारत ने 55 करोड़ रुपये रिलीज नहीं किए थे। जब गांधी जी को पता चला कि इन 55 करोड़ की किस्त को रोकने के कारण आम पाकिस्तान से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने यह कहा कि भारत को अपना जो वादा है वो पूरा करना चाहिए और इंडिया को जो 55 करोड़ की इंस्टॉलमेंट है वो पाकिस्तान को तुरंत देनी चाहिए ताकि वहाँ के नागरिकों को राहत मिल सके। और इसके लिए इन्होंने जनवरी 13 को आमरण अनशन उपवास भी किया। इनकी जिद के कारण आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और 15 जनवरी को इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वे 55 करोड़ की किस्त जो है वो भारत पाकिस्तान को रिलीज कर देंगे। यही सब हिंदू महासभा और आरएसएस गवारा में उन्होंने सोचा कि भारतीय राजनीति लोगों के मत, लोगों के विचारधारा के विरुद्ध एक व्यक्ति की विम्स एंड फैंसीज पर डिपेंडेंट है। भारत की गवर्नमेंट अपने नागरिकों की इच्छाओं को अनदेखा करके सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छाओं और उनकी सनक के पीछे जा रही है, क्योंकि भारत के लिए आगे चलकर ठीक नहीं होगा। क्योंकि इस तरह के जब भी मसले आएंगे तब एक व्यक्ति के कारण भारत को वही फैसले लेने पड़ेंगे जो भारत के में नहीं। और यही सोचकर इन्होंने सोचा कि इसका एक ही मात्र उपाय यह है कि गांधी को परिदृश्य से गायब कर दिया जाए, यानी उनकी हत्या कर दी जाए। 30 जनवरी 1948 के पहले भी एक बार हत्या का प्रयास किया गया गांधी जी का, लेकिन वह प्रयास बहुत विफल रहा। लेकिन 30 जनवरी 1948 को आखिरकार नाथुराम गोडसे अपने पिस्टल लेकर गांधी जी के बहुत नजदीक पहुंच गया और उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गांधी जी को 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की जो नीति थी मुसलमानों को भी साथ देकर चलने की और मुसलमानों की तरफ टॉलरेंट होने की, वही शायद इनकी मौत का कारण। लेकिन इस राष्ट्र को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक राष्ट्र जो अभी अपने पैरों पर चलना सीख ही रहा था, उसने अपना पिता खो दिया। एक ऐसी भरपाई, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई बहुत समय तक नहीं ले पाई है। शायद अगर गांधी जी जिंदा होते तो भारत किसी और राह पर चल सकता। आज जो हम इतना अविश्वास का माहौल देख रहे हैं, इतना इनटॉलरेंट माहौल देख, शायद इसमें कुछ कम नहीं दो। लेकिन यह सब हाइपोथेटिकल बातें हैं। जो चीज़ हो चुकी है उसे हम पलट नहीं सकते। लेकिन हम आज महात्मा गांधी की कृतज्ञता अपने कर्मों के द्वारा
दिखा सकते हैं। अनिल कोई गांधी के प्रिंसिपल्स को माने या ना माने, लेकिन एक बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वे एक महान व्यक्ति थे। आज सोशल मीडिया पर कई वीडियोस एवं कई रील्स बन रही हैं जिसमें गांधी जी को और उनकी नीतियों का खास मजाक उड़ाया जा रहा है और उनकी नीतियों को नए गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। एक ऐसे महान शख्सियत जिसने अपनी पूरी जिंदगी जन सेवा में लगा दी, उसको इस तरह से हम उनका उपकार चुका रहे हैं, वे शायद सही नहीं है। गांधी जी के प्रिंसिपल्स को आज भी फॉलो किया जा सकता है और इसके द्वारा हम इस देश पे और न केवल देश को बल्कि इस विश्व को एक शांत देश बना सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि गांधी जी को याद रखें और उनके टॉलरेंट प्रिंसिपल्स को याद रखें, शायद हम अपनी शांति पा सकते। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बार मैं आपसे और गुजारिश करूँगा कि अगर आपके मेरे प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं इस तरह के वीडियो आगे भी बनाता रहूँ। आपके सजेशंस भी इन्वाइटेड हैं। आप कमेंट के द्वारा अपने सजेशंस मुझे भेज सकते हैं। आपके सजेशंस पे हम गंभीरतापूर्ण विचार करेंगे और अपने वीडियोस को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।